हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। आज अपनी क्लास है फिजिक्स में ऊष्मा। तो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो आज का रहेगा ऊष्मा, जिसे अपन बोलते हैं थर्मल। ऊष्मा जो होती है थर्मल, ऊष्मा है क्या? ऊष्मा अपने आप में एक भौतिक कारक है जिसको अपन ने देखा था कि ऊष्मा की वजह से जो टेम्परेचर पैदा हो रहा था, वो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से अपने आप में हाई टेम्परेचर जो होता है वो किसी लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप में जो ट्रांसफर होती है, वही एनर्जी क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा जो होती है, इसके संचरण के लिए अगर अपन बातचीत करें तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा के ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं, और वो जो 3 मेथड्स होते हैं, उन तीनों मेथड्स के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा तापांतर के कारण, इसके कारण तापांतर के कारण से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है को ऊष्मा कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऊष्मा क्या थी? एक ऊर्जा थी जो किसकी वजह से पैदा हुई थी? तापांतर की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से जनरेट होने वाली जो एनर्जी होती है वही क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। इस ऊष्मा के बारे में अगर बातचीत करें तो हमने कहा कोई भी अपने आप में रोड है या कोई भी मेटल अपने आप में हमारे पास में है, उस मेटल में हमने कहा कि उसके 2 टर्मिनल हैं जहां टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 है। ये टेम्परेचर T1 और T2 जो थे, इनके अंदर हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या है? डिफरेंस है। इन टर्मिनल्स के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस के कारण से एक एनर्जी जनरेट हुई है। उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया? ऊष्मा नाम दे दिया। और ये जो ऊष्मा होती है, इसी को अपन थर्मल कह देते हैं। दूसरी खास बात, इस ऊष्मा के बारे में अगर बातचीत की जाए तो ऊष्मा का अपने आप में मात्रक होता है। भाई क्या होता है? मात्रक। तो प्रश्न एग्जाम में छप जाता है कि थर्मल यूनिट क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो पहली बात आती है, ऊष्मा के हमारे पास में 2 मात्रक आएंगे। तो ऊष्मा एक प्रकार से एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए हमने पीछे पढ़ा था कि ऊर्जा बोलूं या ऊष्मा बोलूं या कार्य बोलूं, तीनों के लिए हमारे पास मात्रक होता है क्या? जूल। क्या होता है भाई? जूल। ये जो जूल होता है, ये अपने आप में ऊर्जा का मात्रक है। बट नाम देके पूछे स्पेशली कि जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा का हमारे पास एक दूसरा भी मात्रक आता है जिसको हम कह देते हैं कि ऊष्मा का सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। ये जो सीजीएस मात्रक होता है ऊष्मा का, ये होता है कैलोरी। क्या होता है भाई? कैलोरी। तो प्रश्न एग्जाम में काफी टाइम छपा है कि ऊष्मा का सीजीएस यूनिट क्या है, तो हम क्या बताएंगे? कैलोरी। तो ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। दूसरी खास बात, और अगर बातचीत करें तो इस कैलोरी के बीच में और जूल के बीच में भी अपने आप में दोनों की एक सेटिंग है। तो क्या है? दोनों के बीच में एक संबंध पाया जाता है कि किस प्रकार से होता है। तो हमने कहा हमारे पास अगर आया है 1 जूल, क्या आया भाई? 1 जूल। तो इस जूल के अंदर एक संबंध होता है कि कितना, तो हम कहेंगे 0.24 कैलोरी पाया जाता है। कितना होता है भाई? तो प्रश्न एग्जाम में काफी बार छपा है कि जूल और कैलोरी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम बता देंगे 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.24। दूसरी खास बात, अगर इसी को वापस रिवाइज कर दे तो हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि 1 कैलोरी में, जिसमें 1 कैलोरी में
कितने जूल पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे अगर आप 1 के अंदर 0.24 का भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लगभग 4.2 जूल। तो ये दोनों ही संबंध हमें याद रखने हैं, अच्छे रिलेशन हैं कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती हैं और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। या डायरेक्ट पर्सन आपसे पूछ ले कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, जूल। लेकिन प्रश्न देके पूछे कि ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा क्या, कैलोरी। और दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप का पता चल गया। तीसरी खास बात, प्रश्न ऐसे भी दे देता है कि तापांतर के कारण से, किसके कारण से, तापांतर के कारण से उत्पन्न होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऊष्मा। क्या होगा, ऊष्मा। और तापांतर, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ताप क्या होता है। ताप के हमने अलग अलग उसके यूनिट्स पढ़े हैं, उसके मात्रक पढ़े हैं, उसके पैटर्न पढ़े हैं, तो वो सारी बातें हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लें। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं ऊष्मा संचरण की विधियां, यानी हीटिंग ट्रांसफर मेथड्स। अगर हीटिंग ट्रांसफर मेथड की बातचीत करें तो हम कहते हैं ऊष्मा संचरण की विधियां, मेथड्स। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चलती है, यानी कहने का अर्थ है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ भी जाती है। तो चलने के लिए इसके अपने आप में 3 मेथड है। कितने पैटर्न है भाई, 3 पैटर्न। पहला आता है चालन। कौन सा आता है, चालन। दूसरा हमारे पास आता है संवहन। क्या होता है भाई, संवहन। और तीसरा हमारे पास आता है विकिरण। कौन सा आता है, विकिरण। जिसके बारे में अगर बातचीत करें अपन, तो चालन को हम कह सकते हैं कंडक्शन, संवहन को अपन नाम देंगे ट्रांसफ्यूजन, और विकिरण को हम नाम देंगे रेडिएशन। तो ये हमारे पास में इसके 3 मेथड हैं, 3 पैटर्न हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण और खास बात, जो चालन विधि होती है, ये चालन विधि कौन से माध्यम में होगी। चालन का मतलब क्या है कि जब भी अपन कहेंगे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ताप ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको चलने के लिए वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के क्या रहना चाहिए, टच रहना चाहिए। तो कहने का मेरा अर्थ है कि जो सॉलिड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छपता है कि चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण किस में होता है, तो हम बोलेंगे ठोसों में। कौन से हम बताएंगे भाई, जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड्स के अंदर अपने आप में हीट ट्रांसफर जो होता है या ऊष्मा का जो संचरण होता है वो कौन सी विधि से होता है, तो हम बोलेंगे चालन विधि के द्वारा। क्लियर। दूसरी खास बात आती है संवहन। संवहन की बातचीत करें तो यहां हमारे पास में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप में दूर दूर भी हो सकते हैं, गैप भी मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि द्रव्य और गैसों में, किसमें बताएंगे भाई, द्रव्य व गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो कौन सी विधि से होता है भाई, तो हम नाम देंगे संवहन। तो ये हमारी दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड हमारे पास आता है कौन सा, विकिरण। विकिरण के लिए हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं कि यहां किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये अपने आप में निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। तो हम कहेंगे तो यहां निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि प्रश्न एग्जाम में छप जाता है कि विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण कौन से माध्यम में होता है, तो हमारा जवाब क्या होगा भाई, निर्वात। तो नॉर्मली हमारे पास 4 मीडिया होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस और चौथा है निर्वात। तो हमने क्या बता दिया
कि ठोसों के अंदर जो ऊष्मा का संचरण होगा या ऊष्मा अपने आप में ट्रांसफर होगी तो कौन सी विधि से होगी, चालन विधि से होगी, जिसको अपन नाम देते हैं कंडक्शन। दूसरा आता है हमारे पास में द्रव और गैसों के अंदर, कि द्रव और गैस भी गर्म होते हैं, तो वो कौन सा मेथड होगा, संवहन, जिसको नाम देते हैं ट्रांसफ्यूजन। तीसरा हमारे पास आता है कि वैक्यूम। वैक्यूम में कौन से मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफर होगी, तो हम बताएंगे रेडिएशन या विकिरण विधि के द्वारा। तो ये हमारे तीनों इसके क्या हुए, पैटर्न हुए। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं इनके उदाहरण, जहां से काफी टाइम क्वेश्चन निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा बिंदु है ये, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इसलिए बार बार अपन इसके ऊपर गौर करेंगे और ध्यान देंगे। पहली बात, हमने नाम सुना अभी अभी कि साहब चालन भी एक मेथड होता है। चालन को अपन ने नाम दिया दूसरा कंडक्शन। चालन का मतलब ही पता चल रहा है हमें कि कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर किसका, कहीं ना कहीं हीट का कंडक्टर है, ताप का अपने आप में चालक है। तो इसके लिए अगर हम बातचीत करें तो ये कौन से मीडिया के अंदर इसका कंडक्शन मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफर होगी, तो हमने पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ किस में होगा भाई, ठोसों में। तो जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड्स के अंदर हमारे पास में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कौन से मेथड के द्वारा हो रही है, तो हमने बता दिया कि वो चालन विधि के द्वारा हो रही है। इसके हमारे डेली लाइफ में या हमारे डेली रूटीन के अंदर कहाँ कहाँ उदाहरण हैं जहां अपन कह सकते हैं ये कंडक्शन हो रहा है। तो उसमें पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि आप चाय पीते हैं, तो चाय के लिए हम कौन सा कप यूज करेंगे नॉर्मली, या तो कांच का गिलास या चीनी मिट्टी का कप। क्यों, क्योंकि दोनों ही अपने आप में क्या होते हैं, हीट के बैड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। यानी कहने का अर्थ है उनमें हीट ट्रांसफर नहीं होती और चाय का हम आराम से स्वाद ले सकते हैं। अगर हमने गलती से काम में ले लिया स्टील कप, तो उसके अंदर चाय तो गर्म है या नहीं, लेकिन कप जो है वो पूरा गर्मी देता है। इसका मतलब जब तक कप ठंडा होता है उससे पहले चाय ठंडी हो जाती है। तो उसका कारण क्या है कि जो कप जो है उस कप के अंदर हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सी विधि के द्वारा हो रहा है, चालन विधि के द्वारा। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टील कप की अपेक्षा, स्टील कप की अपेक्षा चीनी मिट्टी के कप में चाय पीना आसान होता है। क्या होता है भाई, इसका कारण क्या है, कंडक्शन। दूसरी बात, अपन ने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो हमारी क्लासरूम्स में फर्नीचर होते हैं उनके बारे में अगर देखें तो लकड़ी का जो फर्नीचर होता है वो हमेशा ही हमारे लिए क्या होता है, सुखदायी और आरामदायी होता है। अगर उसकी बजाय हम बनाएं मेटल के फर्नीचर, तो वो फर्नीचर जो होते हैं मेटल के वो सर्दियों में तो बहुत ज्यादा ठंडे और गर्मियों में बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो उसका भी अपने आप में क्या होगा, उदाहरण किसका होगा, तो हम बताएंगे लोहे की मेज की अपेक्षा या कुर्सी की अपेक्षा लकड़ी की मेज पर बैठना आरामदायक होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ भाई, चालन विधि का। पर्सन डायरेक्ट पूछता है कि गर्मियों के दिनों में लोहे की मेज अत्यधिक गर्म होती हैं, लेकिन और सर्दियों में अत्यधिक ठंडी होती हैं, लेकिन लकड़ी के फर्नीचर या लकड़ी की मेज हमेशा एक समान रहती है। कारण है कि उसमें क्या नहीं होता, चालन नहीं होता। गर्मियों के दिनों में अगर बाहर लोहे की मेज पड़ी है और अगर हम उसको यूज करें तो वो तुरंत गर्मी हमें दे देती है। कारण है कि वो हमें गर्मी देती है, इसके पीछे रीजन क्या है,
कि वो उष्मा का क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, कंडक्शन कर रही है। लेकिन लकड़ी ना ही तो ऊर्जा लेती है और ना ही ऊर्जा देती है, तो उसमें उष्मा का संचरण नहीं हो रहा है। दूसरी खास बात, अक्सर सर्दियों के दिनों में हम कहते हैं कि दोहरी जो परतदार कपड़े होते हैं, यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं, वो ज्यादा आरामदायक होते हैं। या अगर हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऊनी कपड़े हैं उनके बीच में, या अगर हम कंबल काम में लें तो हम कह सकते हैं कि जो कंबल होता है उसके अंदर भी एक डबल जो अपने आप में लेयर वाला कंबल होता है वो, और एक बहुत भारी रजाई या बहुत भारी कंबल काम में लें तो दोनों में से कौन सा बेहतरीन सुखदायी होता है? तो हम कहते हैं एक भारी कंबल की अपेक्षा दो हल्के कंबल ज्यादा आरामदायक होते हैं। कारण है दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एयर ट्रैप हो जाती है, और वो जो एयर ट्रैप हो जाती है उस एयर ट्रैप होने के कारण से उसके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता, और इस वजह से हम कह देते हैं कि सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में दो हल्के कंबल, या अपन बोल दें एक भारी कंबल की अपेक्षा दिनों में एक भारी कंबल की अपेक्षा दो हल्के कंबल अधिक आरामदायक होते हैं या ज्यादा गर्मी देते हैं। इसके पीछे भी रीजन क्या है भाई, वही कि उसमें भी उष्मा का क्या नहीं होता, चालन नहीं होता। यानी गर्मी जो होती है ना सर्दियों के दिनों में, हम कहते हैं कि सब गहरे कपड़े, ऊनी कपड़े या फिर मोटे कपड़े पहनने चाहिए तो कपड़ों से हमें सर्दी नहीं लगेगी। क्या कपड़े के अंदर गर्मी है क्या? कपड़े में अगर गर्मी होती है तो 12 महीने तक हमारे बैग में या हमारी संदूक में रखा हुआ था, वहां तो धुआं निकल जाती उसमें। तो इसका मतलब कपड़े में गर्मी नहीं है, गर्मी तो हमारी बॉडी में ही है। लेकिन अगर हम पहनेंगे सर्दियों के दिनों में तो जो ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो सर्दी के दिनों में क्या रहेगा, ज्यादा, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम। तो इन्वायरमेंट हमारी बॉडी से क्या लेने लग जाता है, उष्मा लेने लग जाता है। तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो कहाँ ट्रांसफर होती जाएगी, इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होती जाएगी, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि सब अपने आप में धीरे धीरे करके बॉडी क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है, और हमें ठंड महसूस होने लग जाती है। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा रहता है, इस वजह से सर्दियों के दिनों में हमें ठंड महसूस होती है। दूसरी बात, अब हमने गर्म कपड़े पहन लिए तो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अंदर रहेगा और बाहर का टेम्परेचर जो कम हो कम रहेगा। यानी बीच में जो कपड़े हैं उनके बीच में क्या आ गई, हवा आ गई। और हवा के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था कि वहां उष्मा का संचरण कौन सी विधि से होगा, चालन विधि से नहीं होगा, संवहन विधि से होगा, और संवहन वहां पर कंडक्ट हो नहीं पाता। इसलिए हमने कह दिया कि सर्दियों के दिनों में जो दोहरी परतदार या दोहरे कंबल जो होते हैं वो ज्यादा आरामदायक होते हैं। इसी का एक उदाहरण हमारी जिंदगी में और आता है, आपने एक नाम सुना होगा, एस्किमो। एस्किमो जो जनजाति होती है टुंड्रा प्रदेश के अंदर पाई जाती है, उनके घर जो होते हैं वो पूरे के पूरे बर्फ के बने होते हैं। तो कहने का अर्थ है जो बर्फ के घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक बार तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो बर्फ के जो घर होते हैं वो इग्लू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो जो इग्लू अपने आप में है, उस इग्लू के अंदर हम देखते हैं बर्फ नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर, या हम हाथ में लेके आए, मान लो गलती से हमारे फ्रिज नहीं है पड़ोस से लेके आए, तो हाथ को बहुत देर जल्दी अपने आप में क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। लेकिन वो तो उस बर्फ के घर में रह ही रहे हैं। कारण कि वो भी बर्फ के जो घर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डुअल लेयर से बने होते हैं। यानी एक लेयर नीचे होती है और दूसरी लेयर के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, ताकि बाहर कितनी भी बर्फ गिरती रहे लेकिन उस रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो लगातार एक समान बना रहता है। कारण है कि अंदर का टेम्परेचर बाहर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, उसके बीच में एयर क्या है, ट्रैप की गई है। तो उस वजह से वहां भी क्या होता है, वो भी अपने आप में सर्दियों के दिनों में या फिर अन्य जो बाहर बर्फ कितनी भी बर्फबारी होती रहे उसी दौरान भी अपने आप के लिए क्या होता है,
आरामदायक होता है, सुखदायी होता है, उसका भी कारण यही है। तो हम क्या कह देते हैं, एस्किमो जनजाति के घर दोहरी परतदार होते हैं। तो परतदार होने की वजह से वो अपने आप में हम कह सकते हैं जो ठंड में भी आरामदायक होते हैं। तो इस वजह से हमने क्या कह दिया कि ये सारी बातें हमारी किससे रिलेटेड हुई, चालन से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने अगले मेथड के ऊपर चर्चा करते हैं। ये अपना हुआ चालन। चालन के बाद अपन अगला मेथड पढ़ेंगे संवहन, जिसके बारे में चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। कम से कम 5000 लाइक और सब्सक्राइब आपके आने चाहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपको इससे और बेहतरीन आगे भी मिलते रहें। इसके बारे में अगली चर्चा अपन करेंगे, संवहन के बारे में। तब तक आप मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।